नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, गुड। एक बार फिर आपके बीच आपके चहेते अनिल कुमार बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए और हमारे वीडियो को देखते रहने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहने के लिए हमारा चैनल एक बार फिर आपका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया और अभिनंदन करता है। आज हम आपको हर प्रकार के चटकते भटकते समाज से संबंधित, सरकारों से जुड़े हुए सामाजिक, महंगाई, बेरोजगारी और भी प्रकार के कई प्रकार के जो हमारे जैसे जैसे समय आता रहेगा वैसे वैसे हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे और आपको आपके पास पहुंचाते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहें, वीडियो हम बना के आपके पास पहुंचाते रहेंगे। आज हम आपको विशेषकर जो हमारा चैनल है वो एजुकेशनल चैनल के रूप में बनाया गया है। एजुकेशन से संबंधित आपको सारी धीरे धीरे वीडियो अपलोड मिलेंगी। तो आज हम आपको फिर 12वीं क्लास की रसायन विज्ञान पाठ 8 डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ विशेष गुणधर्मों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो संक्रमण तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये संक्रमण तत्व डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, वाही कोष रिक्त होने के कारण ये परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण इनकी जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति अलग अलग प्रकार की होती है। और जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है वही प्रवृत्ति उनके मानक अपचयन विभव कहलाते हैं। तो मानक अपचयन विभव के लिए किसी धातु में कुछ प्रमुख ऊर्जाओं का होना जरूरी है। और वह प्रमुख ऊर्जाएं कौन सी हैं? वो हैं सब्लिमेशन एनर्जी, यानी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले जो धातु दी गई है या धातु ली है उस धातु को सबसे पहले ठोस अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट करना है। तो जब किसी धातु को ठोस से गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके अंदर जो ऊर्जा खर्च होती है वो ऊर्जा होती है हमारी सब्लिमेशन एनर्जी। जब गैसीय अवस्था में परमाणु पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं विलगित गैसीय परमाणु, अर्थात उसके सारे परमाणुओं को क्या कर दिया गया है? अलग अलग कर दिया गया है। तो वहाँ से जो हमारी ऊर्जा खर्च होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में और धनायन बनाने में, तो वो जो ऊर्जा होगी वो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी तब है जब हम ठोस पदार्थ से, दोनों एनर्जियों का योग जो है वो तब होगा जब हम किसी पदार्थ को, तत्व को, धातु को ठोस अवस्था से गैस अवस्था में ले जाकर के आयन में परिवर्तित करने में इन दो ऊर्जाओं का मुख्य योगदान होता है। विलयन में जो ऊर्जा, विलयन में जब हम उसके आयन को परिवर्तित करेंगे, पहुंचाएंगे, तो वहाँ पर एक ऊर्जा और खर्च होती है, उसका नाम है जलयोजन ऊर्जा। तो जो हमारी टोटल ऊर्जा है, एंथैल्पी जो परिवर्तन है, वो टोटल एंथैल्पी परिवर्तन हमारा क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी प्लस जल योजन एंथैल्पी के योग के बराबर होगा। तो डेल्टा टी बराबर क्या लिखा जाता है? डेल्टा एच प्लस डेल्टा आई प्लस डेल्टा एक्वस, यानी जलीय ऊर्जा। तो इस प्रकार हमारा जो है 3 प्रकार की ऊर्जाएं इसमें काम आती हैं। हालांकि जब हम इसको आयन में चेंज करेंगे तो हमारी यही 2 ऊर्जाएं काम आती हैं। अर्थात हमने किसी मेटल को सॉलिड अवस्था से M प्लस N में चेंज करके और उसको क्या करेंगे? एक्वस मीडियम में ले जाएंगे, तो ये हमारी हो गई टोटल एंथैल्पी चेंज। अब इस एंथैल्पी चेंज का मतलब है हमें सबसे पहले यहाँ से क्या करना पड़ेगा? M को गैस अवस्था में लाना पड़ेगा।
जब m को गैस अवस्था में लाना पड़ेगा तो यहाँ पर जो डेल्टा H खत्म होगी वो सब्लिमेशन एनर्जी होगी। सब्लिमेशन एनर्जी से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको m पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा। तो यह हमारा क्या है, आयोनेशन एनर्जी हो गई। यहाँ जो ऊर्जा खर्च होगी वो डेल्टा I खर्च होगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम जिसको पहुँचाएंगे तो वो हो गई हमारी डेल्टा H एक्वस एनर्जी। तो यहाँ इस आयन को यानी किसी भी मेटल को हमें यहाँ चेंज करना है तो हमें कुल ऊर्जाओं का मान जो है वो 3 प्रकार की ऊर्जाएं लगती हैं। ये तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग किसके होगा, डेल्टा T के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी उसको यहाँ से इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितने विभव की ज़रूरत पड़ती है, कितना विभव उत्पन्न होता है, कितना विभव उत्पन्न होता है, उस विभव का मान जो है वो इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ हमारा जो मान है विभव का मान जो है वो जो हमारी ये ऊर्जा है यानी ये वाली ऊर्जा डेल्टा H T इज प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, डेल्टा H T इज प्रोपोर्शनल टू 1/, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, अवस्थाओं का स्थायित्व। यानी वहाँ से आपका ये मान निकल के आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ ये बता रहे हैं, हमारा मान यहाँ पर ये है कि हमारा ये मान जो है वो इस तरीके से निकालेंगे कि हम किसी भी धातु को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, m में कन्वर्ट कर रहे हैं, m + n में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो जब हम n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ किस विभव का मान होगा, ऊर्जा खर्च होगी। क्या होगी, ऊर्जा खर्च होगी। तो ऊर्जा का मान जो है यानी ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो दान करने में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा, ये जो ऊर्जा रिलीज होगी वो रिलीज ऊर्जा ही क्या कहलाएगी, विभव कहलाएगी। अब ये विभव का मान जो है वो E या E0, E कब लेते हैं, जब हमें कोई मान नियत नहीं लिया जाए। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, पदार्थ की मात्रा जो लेंगे, धातु की मात्रा जो लेंगे वो नियत लेंगे। तो नियत लेने के लिए हम इसको E0 से क्या करेंगे, प्रदर्शित कर देंगे। अब E0 का मतलब है, यहाँ अब मतलब क्या हुआ, यहाँ मतलब हुआ कि हमारी जो मेटल है +N/m इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतराल है, यानी इसके बीच में क्या होगा, ऊर्जा अंतराल, यही ऊर्जा अंतराल ही E0 कहलाता है, विभव कहलाता है। यानी धातु के m आयन से m धातु का m आयन बनाने के लिए ऊर्जा का जो अंतराल है वही क्या कहलाएगा, विभव का कहलाएगा, जो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो जूल प्रति मोल में भी मापते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अब वो यहाँ कह रहा है कि डेल्टा H का मान जो है यानी ये विभव का मान जो है वो किसके, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं के ऊपर जब डिपेंड करता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस चीज़ को हटा करके नई तरीके से देखेंगे। तो नया तरीका हमारा क्या है, नया तरीका है कि हमने कुछ तत्व ले रखे हैं। हमने तत्व क्या लिखे रहे हैं, Sc, स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21। यहाँ लिखा हमने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। अब आएगा हमारा 4s2 और 3d1। Sc का हमने लिखा क्या, ये सभी के लिए है, आगे की जाकर के हम सबके लिए कॉमन लिखेंगे सीधा। Sc जो 21 है उसका वाही कोष यानी 2, 8 और 8, ये कोष कैसे हैं, कंप्लीट हैं। कैसे हैं ये, कंप्लीट है। तो जब कंप्लीट है तो इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो आर्गन 18 के समान होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं Sc21 बराबर आर्गन 18 और 3d1 और 4s2। तो जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, जब भी हमारे
इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो रिलीज होने पर सबसे पहले क्या होंगे, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो बाह्य कोश का मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे तो Sc का जो है वो +2 हो जाएगा, और क्या बचेगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास वो बचेगा आर्गन 18 और 3d1। अब ये 3d1 है, पीछे आपने 11th की किताब में पढ़ा होगा, तीसरे चैप्टर में है, दूसरे चैप्टर में है, वो ये है कि कक्षकों का स्थायित्व। कक्षक स्थायित्व कब होते हैं, हम डी की बात करें तो जब डी में 0 होगा तब स्थायी होगा, उससे अधिक स्थायी है डी में 5, उससे अधिक स्थायी है डी में 10। अगर इस प्रकार की घटनाएं हैं उसके अंदर तो वो कक्षक स्थायी माने जाते हैं। लेकिन अभी हमारा क्या है, यहाँ पर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 स्टेबिलिटी प्रोबोट घटनाएं पाई जाती हैं। वो स्टेबिलिटी घटनाएं क्या हैं, यदि डी में 0 हो तो वो स्टेबल होगा, और डी में 5 हो तो वो स्टेबल होगा। तो ये जो कंपाउंड है, यानी ये जो आपका आयन है, ये आयन के डी में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद क्या होगा, इसका Sc+3 बनेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका आर्गन 18 हो जाएगा, और हमारे सब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अर्थात इन्होंने क्या है, स्थायी 3, यानी इसने अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कब प्राप्त किया है, जब उसके बाह्य कोश में अक्रिय गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त हो गया। तो अब इसमें, इस घटना में जितना भी अंतराल ऊर्जा का हुआ होगा, वही ऊर्जा का अंतराल क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन विभव कहलाएगा, या हमारा मानक अपचयन विभव कहलाएगा। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से रिलीज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, रिलीज इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 3 इलेक्ट्रॉन हुए। यानी जब 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने में जो ऊर्जा का अंतराल होगा, वही ऊर्जा का अंतराल हमारा विभव कहलाएगा। तो हम किस किस के बीच करें ऊर्जा का अंतराल, क्योंकि इसके पास जो है Sc और Sc3+, Sc और Sc3+ के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बराबर है। तीसरे 3 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होंगे तो उसमें कितना ऊर्जा का अंतराल होगा, वही ऊर्जा का अंतराल का इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। अगली बात कर रहे हैं हम आगे हम बात कर रहे हैं कुछ की, वो हमने लिया मैग्नीज, Mn का 25 होता है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन लिखे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास इससे आगे की जो घटना बनेगी वो Fe की बनेगी, और Fe में कंडीशन कौन सी पाई जाती है, 3d6 पाई जाती है और 4s2 पाई जाती है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बाह्य कोश के दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो ये बनेगा Mn+2, और उस समय इसके डी में कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। लेकिन इसका जो आएगा मान वो Fe+2 आएगा, और 3d में, यानी यहाँ पर 3d मान लें तो 3d में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यह जो है, ये कंपाउंड जो है वो क्या हो चुका, वो स्थायी विन्यास प्राप्त कर चुका। क्या कर चुका, स्थायी विन्यास प्राप्त कर चुका। और यह जो कक्षक है वो अभी स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं किया है। क्या नहीं किया है, स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं किया। अगर हम अभी इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसमें क्या करेंगे, यहाँ से Mn आगे जो आई घटना, तो यहाँ क्या है, यह अस्थायी है, ऊर्जा में अंतराल कम है, ये अस्थायी की प्रकृति है। तो वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो स्थायित्व कक्षक के मान पर डिपेंड करता है। अगर कक्षक स्थायी है तो हमें ऊर्जा जो है वो ज़्यादा अंतराल हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा स्थायी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऊर्जा का अंतराल ज़्यादा रहता है। और अगर किसी अस्थायी इलेक्ट्रॉन से, ये कैसा है हमारा अस्थायी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऊर्जा जो है वो कम आवश्यकता है, क्योंकि ये अपनी सिमेट्री बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आसानी से रिलीज कर देता है। तो हमें बात यहाँ करनी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रॉनों यानी आयन और मेटल के बीच जो अंतराल है ऊर्जा का, वो ऊर्जा का अंतराल उनके ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व के ऊपर डिपेंड करता है। और ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी कब होती है, जब उसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी जो कक्षक है वो कक्षक अपना स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं तब। तो ये बात जो रही वो यहाँ रही।
अगली बात क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर भी +2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी क्या हो गया, प्रभावी नाभ की आवेश हो गया, यहाँ भी +2 प्रभावी नाभ की आवेश हो गया। तो हमें क्या करना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे, ये स्टेबल है, यहाँ से निकालेंगे तो ये अनस्टेबल है। यहाँ कम ऊर्जा के साथ निकलेगा और यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा के साथ निकलेगा। तो ऊर्जा कैसी लगेगी, यहाँ पर हमारी ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, तो यहाँ जो मान है वो मान हमारा इलेक्ट्रोड विभवों का कि प्रवृत्तियाँ कैसी होंगी जब हमारा कक्षक स्थायी होगा या स्थायित्व की ओर जाएगा। स्थायी होगा तो इलेक्ट्रोड विभव का मान ज़्यादा होगा और स्थायी की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होगा। अगला क्या है, अगला इसी में आ रहा है अपना और दूसरा, वो दूसरा कौन सा फैक्ट है, दूसरा फैक्ट इसका उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के मध्य में है। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने यहाँ से कर दिया चेंज हम क्या करेंगे, चेंज किया हमने +3 और +2। बात वही अभी भी कि जिस आयन का, ये दोनों आयन है, अभी तक मेटल और आयन के बीच में कंडीशन कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या हुआ, आयन और आयन के बीच में है। तो अब हम कंडीशन क्या लाएंगे, कंडीशन लाने के लिए हमारे पास ये रही कि हमारे पास क्या है Zn2+ और हमारे पास क्या है Cu1+। अब 2+ में तो कंडीशन है ही नहीं इसकी, यहाँ भी 1+ के ही अंदर मान ले रहे हैं, छोड़ो 3 वाला ले रहे हैं। तो 3 वाला हमने क्या लिया, अभी जो हम बात कर रहे थे Mn+2 की बराबर क्या होगा, इसमें 3D में 5 इलेक्ट्रॉन, और हमने लिया Fe+2 बराबर क्या हो गया हमारा 3D में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको +2 को +3 में चेंज करना है। जब +2 को +3 में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कक्षक स्थायी है, कैसा है, कक्षक स्थायी है, और यहाँ कक्षक कैसा है, कम स्थायी है। तो कम स्थायी का मतलब है जब इसको हम M2+ से M2+3 में चेंज करेंगे तो विभव का मान ज़्यादा होगा, विभव का मान ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा का मतलब है कि E0 का मान जो है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव की ओर हो जाएगा, और यहाँ क्या करेगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ हमारा क्या है, ये Mn के लिए है, ये Mn के लिए, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, Fe+2 से कहाँ जाएंगे, Fe+3 में जाएंगे, तो विभव का मान कम होगा, अर्थात E0 का जो मान है वो नेगेटिव की ओर चलेगा। नेगेटिव की ओर चलने का मतलब है ये क्या है, अच्छा ऑक्सीक अपचायक है, क्या है, Fe+2 से Fe+3 प्रबल अपचायक, कौन सा होगा, प्रबल अपचायक। Mn+2 से Mn+3 की तुलना में ये बात आपको याद कर लेनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आगे जा कर के हम देखेंगे तो यही घटना हमारी प्रवृत्तियाँ चेंज होंगी। तो प्रवृत्तियाँ क्या हैं, M+2 से जब M+3 में मानक इलेक्ट्रोड विभव की प्रकृतियाँ कैसी होंगी, जैसे जैसे कक्षक स्थायित्व की ओर जाएगा अपचाय का काम करेगा, कक्षक स्थायी होगा तो वो अपचाय की, दुर्बल अपचाय की तरह काम करेगा, अर्थात उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान कैसे होंगे, पॉजिटिव की ओर जाएंगे, और इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान कैसे जाएंगे, नेगेटिव की ओर जाएंगे। तो ये हमारी रही बात इसकी। अब अगला जो पॉइंट आता है हमारा, वो पॉइंट आता है हमारा चुंबकीय गुणधर्म। डी ब्लॉक तत्वों का क्या आएगा, चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म। अब चुंबकीय गुणधर्म क्या है, देखिए हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन कक्षीय तथा अक्षीय
दो प्रकार की गति करते हैं, दो प्रकार की गति करते हैं, कक्षीय गति करते हैं और अक्षीय गति करते हैं। तो कक्ष को हम नीचे क्या दिया था, एल, स्मॉल एल, और यहाँ अक्षीय को क्या कहेंगे हम, एस। तो यहाँ जो आघूर्ण बनेगा यानी चुंबकीय आघूर्ण बनेगा वो म्यू टोटल इक्वल टू क्या होगा, म्यू एल के और प्लस म्यू एस के बराबर होगा। म्यू टी जो है टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण बनेगा, टोटल जो आघूर्ण होगा वो कक्षीय आघूर्ण और अक्षीय आघूर्ण के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारा क्या है, एक हमने ये नाभिक ले लिया, नाभिक के पास ये हमारा कोष हो गया, कक्ष हो गया, और कक्ष में इलेक्ट्रॉन गति करने के साथ साथ यानी यहाँ पर इस तरीके से गति करेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी दूरी पर भी घूमेगा। तो जो कक्षीय गति है वो कक्षीय गति बाह्य वातावरण के कारण, कक्षीय गति बाह्य वातावरण के कारण कैसी होती है, प्रभावी हो जाती है। कक्षीय गति जो है वो बाह्य वातावरण के कारण कैसी हो जाती है, प्रभावी हो जाती है, जिसका मान जो है वो नगण्य के बराबर हो जाता है, अर्थात स्थिर हो जाता है, ना के बराबर। इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। जो भी प्रभाव पड़ता है वो इलेक्ट्रॉन का अक्ष की गति पर पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी धुरी पर जो घूम रहा है उसी के कारण उत्पन्न होता है। तो जो भी हमारा चुंबकीय गुणधर्म होता है, चुंबकीय आघूर्ण आएगा, वो म्यू एल के मान पर डिपेंड ना होकर के म्यू एस के मान पर डिपेंड होता है, अक्षीय गति पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, और कक्षक में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। हमने मान लिया डी की बात कर रहे हैं, तो डी में क्या है, इस तरीके से हमारे लो 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या बन गए, कक्षक बन गए। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक प्रकार की चक्रण करेगा। तो एक प्रकार के चक्रण के द्वारा इसका चुंबकीय आघूर्ण कुछ न कुछ अवश्य होगा, क्योंकि हमने पीछे पहले पाठ में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो समदिश चक्रण करते हैं, तो स्वयं अपना क्या है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, एक छोटे चुंबक की तरह माने जाते हैं। तो कुछ न कुछ यानी हम किसी भी, अगर हमारे किसी में D1 में एक इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु के अंदर, तो वो परमाणु जो है वो सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करेगा, छोटा चुंबक की तरह कार्य करेगा, छोटी चुंबक की तरह कार्य करेगा, यानी इसमें चुंबकीय मान होगा। जैसे जैसे इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसमें चुंबकत्व का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। अभी हम आगे बताएंगे, क्योंकि सारी जो चुंबकत्व हैं वो सारे एक दिशा में गति कर रहे हैं, एक दिशा में कंपन कर रहे हैं। तो जब एक दिशा में गति या एक दिशा में कंपन करेंगे तो कुछ न कुछ उनका मान, क्योंकि ये एक दिशा में ही सारे गति कर रहे हैं, एक दिशा में कंपन जब करते हैं तो कंपनों से कुछ बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। वो बल रेखाएं चुंबक में जब चली जाती हैं तो वो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं कह जाती हैं, अर्थात हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बलता से आकर्षित किए जाते हैं। वो दुर्बलता और प्रबलता किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति उनकी जो प्रबलता है वो बढ़ती चली जाएगी। अगले क्या कर रहे हैं, यदि हमने इसमें पेयर्ड कर दिया, तो पेयर्ड करने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर कंपन कर रहा है, आधा इलेक्ट्रॉन उसको नीचे की ओर कंपन दे रहा है, अर्थात ऊपर की ओर चली गई दिशा 1/2 और नीचे की ओर चली गई दिशा 1/2, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इसके द्वारा चुंबकीय आघूर्ण जो है वो उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात अब ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इनकी कंपन जो है वो समदिश चक्रण करने वाली। अब हमने फिर अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, तो वही बात जो पहले वाले पेयर में लग रही है वही बात हमारी दूसरे वाले पेयर में लगेगी। तो दूसरे वाले पेयर में लगने के कारण इसका भी चुंबकीय आघूर्ण खत्म हो जाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हमारे पास है सूत्र म्यू बराबर √n+n+2। ये हमारे पास क्या है, सूत्र है, जिस सूत्र का नाम है बोर मैग्नेट्रॉन। इसका मात्रक क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन। जहाँ n बराबर क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो भी जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ उनका
इस सूत्र में अगर हम मान रख देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, चुंबकीय गुण निकल के आएगा। और जिस किसी पदार्थ में ये चुंबकीय गुण पाए जाते हैं वो पदार्थ जो है वो चुंबकीय के यानी चुंबक का गुणधर्म रखते हैं। और वो चुंबक का गुणधर्म रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित कर लिए जाएंगे। तो चाहे तो वो हमारे आयन हो, चाहे वो हमारे लवण हो, चाहे वो हमारे यौगिक हों, और चाहे वो हमारी मेटल हो या धातु हो। तो जिन धातुओं के पास जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातुएं चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित कर ली जाती हैं, या धातु बड़ी है तो वो धातु जो है वो चुंबक को आकर्षित करेगी। तो ये हमारी जो बात हुई वो चुंबकीय गुणधर्म के बारे में बात हुई थी। अगला जो आएगा इसमें, अब देखिए चुंबकीय गुणधर्म के कारण ये जो पदार्थ हैं वो विशेषकर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या है, प्रतिचुंबकीय, और दूसरे कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय। पहले कौन से एक प्रकार के हैं प्रतिचुंबकीय, और दूसरे कौन से हैं, अनुचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय में क्या होता है, प्रतिचुंबकीय मतलब है प्रतिकर्षित करने वाले, प्रतिकर्षित करने वाले। अब प्रतिकर्षित करने वाले क्या होंगे, प्रतिकर्षित करने वाले का मतलब है नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 0। वे धातु के यौगिक या लवण या संकुल जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वो हटा दी जाती है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, n बराबर 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। अर्थात सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। अब पेयर्ड होने के बाद इसमें एग्जाम्पल देख लें। तो एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं Cu1+ का। जब Cu1+ होगा तो उस समय इसके 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3D10 का मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं, जो आधे चुंबक के ऊपर की ओर करेंगे तो आधे नीचे की ओर खींच के ले आएंगे। कुल मिला के वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल क्या है, Zn2+, Zn2+ भी है और Zn भी है। क्योंकि हम Zn2+ की बात कर रहे हैं तो Zn2+ में क्या होगा, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी पेयर्ड हैं, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हमारे पेयर्ड हैं। सॉरी 4s में क्या होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Zn की बात करेंगे तो Zn में क्या होते हैं, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी पेयर्ड हैं, ये भी पेयर्ड हैं, ये भी पेयर्ड हैं। अर्थात इनके लिए क्या होता है, n बराबर मान 0 होता है। जब n बराबर मान 0 हो जाएगा तो वो हमारे पदार्थ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित की जाएंगे। इसी में अभी एग्जाम्पल और ले रहे हैं हमने एग्जाम्पल क्या ले लिया, Sc, स्कैंडियम जो है वो +3 क्या होगा, उसके 3D में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी के पीछे के कोष जो है वो अक्रिय गैसों के समान भरे हुए होते हैं। तो ऐसे सारे पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे। आपको ये पदार्थ याद नहीं करने हैं, आपको तो ये याद करना है, ये देखना है कि इनके जो है डी उपकोष, एस उपकोष, बाह्य कोष में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या नहीं है। अगली बात आती है चुंबकीय अनुचुंबकीय गुण या अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या होता है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 वे तत्व धातु यौगिक, धातुओं के यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकत्व को आकर्षित करते हैं, अर्थात चुंबक के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित कर लिए जाते हैं। समस्या क्या होती है, देखिए यहाँ पर हमारा जो n है और s, ठीक है, n और s के बीच में हमने कोई पदार्थ रख दिया। तो पदार्थ रखेंगे तो ये जो किरणें हैं, जो बल रेखाएं हैं, वो इस पदार्थ से दूर हटके जाएंगी,
कहाँ से जाएंगी? ये पदार्थ से दूर होके जाएंगी। इसका मतलब प्रतिकर्षित हो रहा है, पदार्थ इन चुंबकीय रेखाओं को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। और ये कैसा हो गया हमारा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कैसा हो गया? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और हमारे पास दूसरा कौन सा होगा? N और S। अगर हमने इसमें कोई पदार्थ रख दिया और वो कैसा है? अनुचुंबकीय है, तो बल रेखाएं जो हैं वो इस प्रकार जाएंगी, इस तरीके से बल रेखाएं जाएंगी, अर्थात इसके पदार्थ के अंदर से बल रेखाओं को क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। ये बात अगर आपके समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको यहाँ बता देता हूँ कि जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 यानी एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा या वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित कर लिए जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के आपके पदार्थ इसमें आएंगे जिनमें चुंबकीय गुण की प्रवृत्ति समझाई जाएगी। अगला जो है वो आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। आगे वाले वीडियो में उत्प्रेरकीय है, रंग है, उनके रंग, उत्प्रेरकीय कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति, ये सारे गुणधर्म आपके डी ब्लॉक के अगले वाले वीडियो में बताएंगे। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।